हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा एक बार फिर से मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स का मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर बहुत सारा स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने सभी कार्यों को कर रहे होंगे और अपने आप का ख्याल रख रहे होंगे, स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे होंगे, खेलने कूदने उठने बैठने जागने सोने सबका समय समय पर ख्याल रख रहे होंगे, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही बोलो स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। वेरी गुड। ये आप हमेशा अपने मस्तिष्क में बसा कर रखो कि हमें बहुत अच्छे से अपने आप का ख्याल रखना है, तभी जाकर हम अपने सभी कार्यों को प्रसन्नचित होकर कर सकते हैं। यदि हम एकदम बुझे हुए से रहेंगे ना, बुझ बुझ कर कार्य करेंगे, तो काम सफल भी नहीं होगा और हमें मजा भी नहीं आएगा। और जितने हम स्वस्थ हो रहेंगे, एक्टिव रहेंगे और किसी भी कार्य को करेंगे, तो वो काम भी बहुत अच्छा होगा, हमें भी मजा आएगा, है ना। सो इसी तरह से आप अपने आप का ख्याल रखो, वीडियोस देखो, स्कूल जाओ, घर के काम में भी अपना हाथ बटाओ थोड़ा थोड़ा, और मेरे पास आकर मींस मैग्नेट ब्रेन्स के पास आकर हर एक विषय के वीडियोस देखो। आपको पता ही है, मैग्नेट ब्रेन्स कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री देता है। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, सबके वीडियोस भी आपको 100% फ्री मिलते हैं। किसी भी तरह से कोई भी चार्ज देने की आपको आवश्यकता नहीं है, पेड सब्सक्रिप्शन लेने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। बस आप तो वीडियो देखो, ध्यानपूर्वक देखो, समझो, सुनो और बहुत अच्छे अंकों से आप पास हो जाओगे, अपने लक्ष्य पर पहुंच जाओगे। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अधिक से अधिक शेयर करो, ठीक है। चलो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। हमने अपनी पाठ्य पुस्तक गोधुली का पाठ कौन सा है, 11, लौट कर आऊंगा फिर, कवि जीवनानंद दास जी द्वारा रचित ये पोयम पढ़ ली है। और आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस, ठीक है। जो आपकी पाठ्य पुस्तक के पीछे प्रश्न दिए हैं, उन्हीं का समाधान लेकर आई हूं आज इस वीडियो में आपके लिए। तो ध्यानपूर्वक मेरे साथ बने रहना शुरू से लेकर अंत तक, और हर एक प्रश्न को सुनना, समझना, और फिर हम उत्तरों को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि प्रश्न जब हम अच्छे से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तब जाकर उत्तर का निर्माण आसान सा लगता है। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, कवि किस तरह के बंगाल में एक दिन लौट कर आने की बात करते हैं। कवि किस तरह के बंगाल में, किस तरह का बंगाल मीन्स, हाँ, किस तरह के बंगाल में, जहां हर कदम कदम पर धरती बदले रंग, जहां की बोली में रंगोली 7 रंग, हाँ, धानी चूनर ओढ़े, नीली चादर ताने अंबर है, ऐसा। यस, कुछ ऐसा ही। कवि प्राकृतिक छटा को बिखेरते हुए बंगाल में पुनः आने की बात करते हैं। प्राकृतिक छटा मतलब नदी, खेत, खलियान, पशु पक्षी, फसल, गेहूं, मतलब हर तरफ प्राकृतिक, नेचर की ब्यूटी, प्राकृतिक सुंदरता, प्राकृतिक छटा को बिखेरते हुए बंगाल में पुनः आने की बात करते हैं। पुनः का मतलब है फिर आने की बात करते हैं, दोबारा, हमेशा आने की बात करते हैं। जिस बंगाल में धान के खेत हैं, जिस बंगाल में नदियां हैं, धान की फसल पर छाए हुए कोहरे और कटहल की छाया सुखद वातावरण उपस्थित करते हैं, उस बंगाल में पुनः कवि लौटकर आना चाहते हैं। कैसे बंगाल में, जहां खेत हैं, नदियां हैं, फसल है, चारों तरफ हरियाली छाई है, उस बंगाल में कवि फिर से आना चाहते हैं। बंगाल की घास के मैदान, कपास के पेड़, कपास क्या होती है बताओ, कॉटन, रुई के देखें, आपको नंदन वन कहते हैं उनको। तो कपास के खेत बंगाल में होते हैं। बंगाल की घास के मैदान, कपास के पेड़, वनों में पक्षियों की चहचहाट और सारस की शोभा अनुपम छवि निर्मित करते हैं। कपास के खेत, धान की खेती, सारस का स्वर और पक्षियों की चहचहाट, ऐसे बंगाल में कवि पुनः लौट कर आना चाहते हैं। बंगाल की इस अनुपम, सुशोभित और रमणीय धरती, रमणीय मतलब, रमणीय का अर्थ होता है जो मन को भा जाती है, मन को लुभाने वाली रमणीय धरती पर कवि पुनर्जन्म लेने की बात करते हैं। और वे यही कहते हैं कि वापस आऊंगा फिर, लौट कर आऊंगा फिर। मैं अपनी भूमि को छोड़कर जा तो रहा हूं, लेकिन आऊंगा जरूर, देखना, मैं लौट कर आऊंगा। बार बार उन्होंने यही कहा है। अगला प्रश्न है, कवि अगले जीवन में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है और क्यों।
व्यक्त कौन कौन से, मतलब क्या क्या बनने की कल्पना करते हैं या क्या क्या बनने की संभावना जताते हैं, पॉसिबिलिटीज कि मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं। क्या मैं सिर्फ मनुष्य बनूं, ऐसा कुछ कहा था, या पशु बन जाऊं, कोई सा भी पक्षी बन जाऊं, हंस बन जाऊं, कौवा बन जाऊं, बगुला बन जाऊं, कुछ भी बन जाऊं, ऐसा कुछ कहा था। लेकिन क्यों, बताओ जल्दी, क्यों कहा था उन्होंने ऐसा कि मैं मनुष्य बनूं तब भी मैं बंगाल में आना चाहता हूं, फिर से जन्म लेना चाहता हूं, यदि पक्षी में कौवा बन जाऊं, हंस बन जाऊं, बगुला बन जाऊं, कुछ भी बन जाऊं, फिर भी मैं बंगाल में आना चाहता हूं। क्यों, क्यों बताओ क्यों? हाँ, क्योंकि वे अपनी मातृभूमि से, अपनी जन्मभूमि से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। वे अपनी जन्मभूमि बंगाल भूमि में ही रहना चाहते हैं। इसलिए आइए उत्तर किस तरह से लिखेंगे, देखो, कवि को अपनी भूमि से उत्कृष्ट प्रेम है। उत्कृष्ट मतलब बहुत ज्यादा, अत्यधिक भी लिख सकते हैं आप, उत्कृष्ट की जगह अत्यधिक, अत्यधिक प्रेम है, जिसको साधारण भाषा में हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा, अत्यधिक प्रेम है। बंगाल की धरती से इतना स्नेह है कि वह अगले जन्म में किसी भी रूप में इसी धरती पर, बंगाल की धरती पर ही आना चाहते हैं। प्रेम में विह्वल होकर, विह्वल मतलब प्रेम में पूरी तरह से, कहते हैं ना, दीवाने होकर। प्रेम, मीराबाई का याद कीजिए, मीराबाई का नाम सुना है आपने? पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, कोई कहे मीरा हो गई बाबरी, कोई कहे कुलघासी रे। तो यहाँ पर प्रेम में विह्वल, पूरी तरह से प्रेम में लीन होकर, प्रेम में डूबकर, प्रेम में समाकर, प्रेम में पागल होकर वे चिड़िया, कौआ, हंस, उल्लू, सारस सब कुछ बनकर पुनः बंगाल की धरती पर अवतरित होना चाहते हैं। अवतरित मतलब जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि भले ही मेरा स्वरूप बदला हुआ रहे, जरूरी नहीं है कि मुझे मनुष्य का ही जन्म मिले, मेरा स्वरूप मतलब मेरा रूप कुछ भी हो, किंतु मातृभूमि की प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त रहने का अवसर उस बदले हुए रूप में भी मिलेगा। सॉरी, मतलब उन्होंने यही कहा है कि चाहे मनुष्य बनूं या पशु बनूं, पक्षी बनूं, कुछ भी बनूं, मैं अपनी बंगाल भूमि में ही रहना चाहता हूं, क्योंकि जो बंगाल की सुंदरता है, खेत खलियान, नदियां, सब कुछ, वो तो शोभा वैसी ही रहेगी ना, उसका तो मैं आनंद उठा ही पाऊंगा। मेरी जो भूमि है उससे मैं अत्यंत प्रेम करता हूं, उत्कृष्ट प्रेम करता हूं। अगले जन्मों में बंगाल में आने की क्या सिर्फ कवि की इच्छा है? ओहो, स्पष्ट कीजिए। वाओ, कितना अच्छा प्रश्न है, सुनो। अरे यार, उधर इधर ध्यान मत दो प्लीज। यहाँ देखो, लिखा है कि अगले जन्मों में बंगाल में आने की क्या सिर्फ कवि की इच्छा है? सिर्फ कवि की इच्छा है कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। और एक बात, क्या हमारी जो इच्छा होती है वो पूरा हो जाता है? क्या हम वो कार्य कर लेते हैं सिर्फ इच्छा मात्र से? या फिर पूरी तरह से उनकी निष्ठा है, पूरी तरह से उनका प्रार्थना भी है, पूरी तरह से उन्हें भरोसा भी है, विश्वास भी है, अटूट विश्वास? बताओ। अगले जन्मों में बंगाल में आने की प्रबल इच्छा तो कवि की ही है। प्रबल, अब इच्छा के साथ साथ यहां शब्द जुड़ गया प्रबल। प्रबल मीन्स बहुत अधिक इच्छा। लेकिन इसकी अपेक्षा जो बंगाल प्रेमी हैं, जिन्हें बंगाल की धरती के प्रति आस्था और विश्वास है, कवि उन लोगों का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये पूछा है कि क्या सिर्फ ये कवि की ही इच्छा है? तो कवि की तो प्रबल इच्छा है ही, लेकिन कवि अपने माध्यम से संपूर्ण जो बंगाल वासी हैं, जो अपनी मातृभूमि से प्रेम करते हैं, उनका भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। प्रतिनिधित्व मतलब लीडरशिप, उनको मतलब वे अपने आप को आगे रखकर उनकी तरफ से भी बातें कहना चाहते हैं। ठीक है, उनकी इच्छा को भी अपने इन शब्दों के माध्यम से बताना चाहते हैं। जिन्हें बंगाल की धरती के प्रति आस्था, विश्वास और भरोसा है, कवि उन लोगों का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस कविता के माध्यम से कवि बंगाल की धरती के प्रति अपना उत्कृष्ट प्रेम प्रकट करने के बहाने बंगाल प्रेमियों की भावना को भी अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, कवि ने अपनी भावनाएं तो बता दी कि मैं अपने देश से, अपने मातृभूमि से, अपनी जन्मभूमि से बहुत अधिक प्रेम करता हूं, और मैं कोई भी जन्म लूं, पुनर्जन्म जो भी मेरा हो,
आगे आने वाला जो भी जन्म हो उसमें मैं चाहे मनुष्य बनूं, चाहे उल्लू, सारस, कौवा, कुछ भी बनूं, बस मुझे अपनी बंगाल भूमि में जन्म लेना है। तो कवि यहाँ अपने माध्यम से अपनी इच्छा को प्रकट करते हुए, प्रकट मतलब समझते हो, अपनी इच्छा को बताते हुए अन्य कवियों की या अन्य जो बंगाल प्रेमी हैं, अपनी मातृभूमि से जो और लोग भी प्रेम करते हैं, उनकी इच्छा को भी अपने माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। जैसे क्लास में मॉनिटर होते हैं ना, तो टीचर जब भी पूछती हैं, बोले चलो हाँ रोहन खड़े हो जाओ, चलो कार्तिक खड़े हो जाओ, चलो आर्यन खड़े हो जाओ, चलो मुन्ना खड़े हो जाओ, चलो कीर्ति खड़े हो जाओ, इस तरह से। तो ये बताना चाहते हैं, तो जो मॉनिटर रहता है वो सबकी इच्छा को व्यक्त करता है ना, कि ऐसा ऐसा चाहिए हमें, ये जरूरत है, आज हमें ये करना है, वो करना है। तो कवि प्रतिनिधित्व करते हैं यहाँ पर हर एक उस मातृभूमि के प्रेमी का। ठीक है, अगला प्रश्न है, कवि किन के बीच अंधेरे में होने की बात करता है? आशय स्पष्ट कीजिए। किन के बीच अंधेरे में होने की बात करता है? सारस। कवि सारस के बीच अंधेरे में होने की बात करता है। बंगाल के प्राकृतिक वातावरण में सारस खूबसूरत पक्षी है जो अनायास ही अपनी सुंदरता के प्रति लोगों को आकर्षित करता है। सारस की तरह गर्दन है इसकी, सुंदर। ठीक है, विशेषकर संध्याकालीन जब ब्रह्मांड में अंधेरे का वातावरण उपस्थित होने लगता है, उस समय सारस के झुंड अपने घोंसलों की ओर लौटते हैं, तो उनकी सुंदरता मन को मोह लेती है। सारस एक पक्षी होता है और सारे के सारे जब पक्षी संध्या समय में अपने घोंसलों की ओर लौट कर आते हैं, तो वो सौंदर्य, जो प्राकृतिक सौंदर्य है, वो देखते ही बनता है, बहुत मनोहारी लगता है। यह सुंदरतम दृश्य कवि को भाता है। कवि को भाता है मतलब कवि को अच्छा लगता है, और यह मनोरम छवि को वह अगले जन्म में भी देखते रहने की बात करता है कि इतना सुंदर जो दृश्य है, सारसों का झुंड अपने एक, आपने देखा होगा ना, कतार में जाते हैं बहुत से पक्षी, मान लीजिए पक्षी जा रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, तो कहीं ऐसे 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 झुंड बनाकर जाते हैं। जस्ट इमेजिन कि ये पक्षी उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, और बगुलों का झुंड जाता है, ऐसे उड़ते 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 चले जाते हैं। तो वो सारसों का जो झुंड जाता है, सुंदरता एकदम छटा बिखेर देता है। तो कवि यही कहना चाहते हैं कि वो हर जन्म में उन सारसों के झुंड की सुंदरता को देखने चाहता है। अगला प्रश्न है, कविता की चित्रात्मकता पर प्रकाश डालिए कि कविता में जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया है, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है, जिस तरह के बिंब या प्रतीक या सिंबल्स का प्रयोग किया है, क्या वे सटीक हैं? क्या उनके माध्यम से हमें कविता को समझने में आसानी हुई है? ये सब बताना है। प्रस्तुत कविता की भाषा शैली भी चित्रमयी हो गई है। कोई एक एक शब्द पढ़ने पर, एक एक शब्दों को देखने और समझने पर लगता है जैसे इमेज हो हमारे सामने, चित्र हो हमारे सामने। प्राकृतिक वर्णन में कहीं कहीं अनायास ही चित्रात्मकता का प्रभाव देखा जा रहा है। खेतों में हरे भरे लहलहाते धान, कटहल की छाया, हवा के चलने से झूमती हुई वृक्षों की टहनियां, झूले के चित्र की रूपरेखा चित्रित है। आकाश में उड़ते उल्लू और संध्याकालीन लौटते हुए सारस के झुंड, ये सारे चित्र मन को आकर्षित करते हैं। जैसे हरे हरे धान के खेत, लहलहाती खेती, ऐसा लग रहा है हाँ हमारे सामने खेत हों। नदियों में बहते हुए या नदियां बहती हुई, कल कल करती नदियां, नाव चलती हुई, उल्लू, सारसों का झुंड। तो जो जो भी हम पढ़ते हैं या जो जो भी हम सुन रहे हैं, तो एक इमेज क्रिएट हो रही है ना मस्तिष्क में, एक छवि अंकित होती है ना, एक चित्र उपस्थित हो जाता है। इसी का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, कविता में आए बिंबों का सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। देखिए बिंब शब्द आ गया ना, मैंने अभी आपको बताया था कि बिंब, बहुत सुंदर बिंबों का प्रयोग किया है। बिंब मतलब प्रतीक, प्रतीक मीन्स सिंबल्स। ठीक है, बिंबों का प्रयोग किया है कि कवि प्राकृतिक सौंदर्य के वातावरण में बिंबों को सौंदर्यमयी, चित्रमयी शैली में किए हैं। कैसे? बंगाल की नव युवतियों के रूप में अपने पैरों में घुंघरू बांधने का बिंब उपस्थित किए हैं। साथ ही साथ हवा का झोंका, वृक्षों की डाली को झूला के रूप में प्रस्तुत किया है। आकाश में हंसों का झुंड अनुपम सौंदर्य की ओर लक्षित किया है। ये सब बिंब ही तो हैं जो बताया है कि नव युवतियों के रूप में अपने पैरों में घुंघरू बांधने का बिंब।
हवा का झोंका, वृक्षों की डाली का झूला, हंसों के झुंड का जाना, सौंदर्य दृश्य का अनुपम सुंदरता बताना, ये सब प्राकृतिक बिंब हैं। प्रतीक मतलब ये इन शब्दों के आने से कविता के सौंदर्य में वृद्धि हुई है और हमें कविता को समझने में आसानी हुई है। साथ ही साथ उसमें हम अपने आप को मतलब शामिल कर पा रहे हैं कि हाँ, खेत होते हैं, लहलहाती फसल होती है, नदियाँ होती हैं, पक्षी आते हैं और पेड़ों की जब डालियाँ हिलती हैं तो झूले सा अनुभव होता है। हम सब भी अपने आप को वहाँ पर पाने लगते हैं या अपने आप को वहाँ देखने लगते हैं, जैसे कि कवि बता रहे हैं। ठीक है, अब है प्रश्न की कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। शीर्षक आपको पता है, सार्थकता आपको पता है। शीर्षक किसे कहते हैं? कविता का मुख, कविता का शीर्षक, कविता का टाइटल। कोई भी कविता हो या कहानी हो, उसका शीर्षक, उसका टाइटल, उसका मुख होता है, क्योंकि मुख से ही व्यक्ति की पहचान होती है। ठीक उसी प्रकार से शीर्षक जो भी दिया जाता है कविता में या कहानी में, उससे उसका अनुमान लगाया जा सकता है कि इस कविता में क्या होगा, इस कहानी में क्या होगा। ठीक है, कैसी होगी, कुछ तो अनुमान लगा ही सकते हैं। तो अब हमें बताना है कि कविता का जो शीर्षक है लौट कर आऊंगा फिर, क्या वो सही है? क्या शीर्षक जो कवि ने दिया है लौट कर आऊंगा फिर, वो पूरी तरह से कविता में व्यक्त हुआ है? यस, यह स्पष्ट है कि साहित्य की चाहे जो भी विधा हो, उस विधा के अंतर्गत जो भी रूपरेखा तैयार की जाती है, रूपरेखा मीन्स जो भी फ्रेम या जो भी तैयार किया जाता है, उसके लिए शीर्षक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, टाइटल। ठीक है, शीर्षक साहित्य विधा के सिर होते हैं। किसी भी कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास आदि के शीर्षक में 3 बातें मुख्य रूप से होती हैं। कौन कौन सी 3 बातें? सार्थक समीचीन होना चाहिए, लघु होना चाहिए और इस आधार पर लौट कर आऊंगा। ये सब सार्थक, समीचीन और लघु। तो इस आधार पर लौट कर आऊंगा फिर कविता का यह शीर्षक भी पूर्ण रूप से सार्थक है। सार्थक मतलब अर्थपूर्ण है, मीनिंगफुल है। शीर्षक विषय वस्तु, जीवनी, घटना या उद्देश्य के आधार पर रखा जाता है। यहां उद्देश्य के आधार पर शीर्षक रखा गया है। कवि की उत्कृष्ट इच्छा मातृभूमि पर पुनर्जन्म की है। अगले जन्म में भी कवि अपनी मातृभूमि में ही जन्म लेना चाहते हैं। इससे कवि के हृदय में मातृभूमि के प्रति प्रेम दिखाई पड़ता है। ये जो शीर्षक है लौट कर आऊंगा फिर, शीर्षक कविता के चतुर्दिक घूमती है, मतलब जो शीर्षक दिया है उसी के इर्द गिर्द घूमती है। शीर्षक को केंद्र में रखकर ही कविता की रचना हुई है। अतः इन तथ्यों के आधार पर शीर्षक सही है, पूरी तरह से सार्थक है। अगला प्रश्न है, कवि अगले जन्म में अपने मनुष्य होने में क्यों संदेह करता है? क्या कारण हो सकता है? कवि कहते हैं कि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूंगा तो बस यहीं आऊंगा, इन्हीं सुंदरता को, चारों तरफ के सौंदर्य को निहारना चाहूंगा। लेकिन फिर उनको थोड़ा सा मनुष्य होने में संदेह भी हुआ। क्यों? नहीं पता ना किसी को, ना तो पुनर्जन्म में हम क्या थे, ना तो अगले जन्म में हम क्या होंगे, किसी को पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं है। तो थोड़ा सा संदेह होता है कि अब क्या, जो भी बने। तो यहाँ पर कवि ने यही बताया है कि उनको संशय होता है, थोड़ा सा संदेह, डाउट। मनुष्य जीवन ईर्ष्या, देखो क्यों, कटुता आदि से पूर्ण हो जाता है। मनुष्य का यूं तो प्रकृति में सबसे ऊपर स्थान है। मनुष्य प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, लेकिन मनुष्य अपने अंदर कौन कौन से भाव को व्यक्त करने लगता है, कौन कौन से भाव उसके अंदर विद्यमान हो जाते हैं, जैसे ईर्ष्या है, नफरत, जलन, कटुता, कड़वा आदि से लोगों की मानवता मर गई है। आजकल मानवता को कुचल कर रख दिया है मनुष्य ने स्वयं, क्योंकि ना तो अब अधिकतर देखा जाए दुनिया में, ना तो किसी के मन में दया बची है, ना करुणा, ना ममता, ना परोपकार, ना दीन दुखियों को देखकर सहानुभूति, समानुभूति, ये सब कुचल कर रख दिए उसने। सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति स्वार्थी हो गया है। तो अब फिर से पढ़ रही हूं मैं, कवि को पुनर्जन्म में मनुष्य होने में संशय होता है, क्योंकि मनुष्य जीवन ईर्ष्या और कटुता से भर चुका है। लोगों को मानवता मर गई है। आपसी द्वेष से जीवन अधोगति की ओर चला जाता है।
पराधीन भारत की दुर्दशा से विशुद्ध स्वच्छंदतावाद को ही स्थान देता है, अतः वह पक्षी कुल को उत्तम मानता है। उसने यही कहा है कि मनुष्य जब इतनी कड़वाहट लिए जी रहा है, इतनी द्वेष नफरत की भावना को लेकर जी रहा है, मनुष्य होकर मनुष्यता को जिसने मार दिया है, कुचल दिया है, तो फिर इससे तो अच्छा है कि पक्षी बनकर जी लूं, जिनके मन में कोई बैर भाव द्वेष नफरत की भावना नहीं होती है। तो यही बताया है कि आपसी द्वेष, आपसी जलन, अपने आप को सबसे ऊपर समझना, स्वार्थ की भावना में लीन रहना, इन सब के कारण अधोगति की ओर जा रहा है, विनाश की ओर जा रहा है। पराधीन भारत की दुर्दशा से विक्षुब्ध स्वच्छंदतावाद को ही स्थान देता है, अतः वह पक्षी कुल को उत्तम मानता है। इसलिए उसने कहा है कि यदि मनुष्य ना भी बनूं तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, मैं पक्षी बन जाऊं, चाहे कोई सा भी पक्षी, चाहे कौआ हो, हंस हो, सारस हो, कुछ भी बन जाऊं तो ही अच्छा रहेगा, लेकिन हर हाल में कम से कम मुझे ये अपने बंगाल की भूमि देखने को तो मिलेगी, है ना? यही कहा है। अगला प्रश्न है, व्याख्या करें। व्याख्या में जो भी पंक्तियां दी जाएंगी कविता की, हमें ये बताना होगा कि ये पंक्तियां कौन सी कविता से ली गई हैं और कवि या कवयित्री कौन है। ठीक है। बनकर शायद हंस में किसी किशोरी का घुंघरू लाल पैरों में, तैरता रहूंगा बल दिन दिन भर पानी में, गंध जहां होनी ही भरी हरी घास की। कवि कहते हैं, प्रस्तुत अवतरण बंगला साहित्य के प्रख्यात कवि जीवनानंद दास जी द्वारा रचित लौट कर आऊंगा से उद्धृत है। इस अंश में कवि बंगाल की भूमि पर बार बार जन्म लेने की उत्कृष्ट इच्छा को अभिव्यक्त करता है। इससे कवि के हृदय में मातृभूमि के प्रति अगाध प्रेम, अगाध मतलब बहुत अधिक गहराई के साथ प्रेम का दर्शन होता है। यहां कवि बंगाल में एक दिन लौटकर आने की बात कहता है। वह अगले जन्म में भी अपनी मातृभूमि बंगाल में ही जन्म लेने का विचार प्रकट करता है। वह हंस, किशोरी और घुंघरू के बिंब शैली में अपने आप को उपस्थित करता है। वह कहता है कि जहां की किशोरियां पैरों में घुंघरू बांधकर हंस के समान मधुर चाल में अपने नाच से लोगों को आकर्षित करती हैं, वही रूप में मैं भी धारण करना चाहता हूं। यहाँ तक कि बंगाल की नदियों में तैरने की एक अलग आनंद की अनुभूति मिलती है, तो मैं उस नदी में भी तैरना चाहता हूँ। यहाँ की क्यारियों में उगने वाली घास के गंध कितनी मनमोहक होती है, यह तो बंगाल के प्रांतीय ही समझ सकते हैं। इस प्रकार पूर्ण अपनत्व की भावना में प्रवाहित होकर हार्दिक इच्छा को प्रकट करता है। कवि यही कहते हैं कि चाहे मैं हंस बनूं, बगुला बनूं, कौआ बनूं, कुछ भी बनूं, हर हाल में मैं अपनी मातृभूमि बंगाल में ही जन्म लेना चाहता हूं। मनुष्य यदि नहीं भी बनूं कोई बात नहीं, और इवन वे तो ये भी कहते हैं कि ठीक है मनुष्य ना ही बनूं, क्योंकि मनुष्य के मन में तो छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत ऐसी भावनाओं का पूरी तरह से विकास हो चुका है, और मनुष्य अब अपने आप को मतलब एक सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, या पूरी तरह से वो स्वार्थी हो चुका है। स्वच्छंदता की भावना मतलब कि मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं, ये वाली भावना उसके अंदर आ गई है। तो कवि यही कहते हैं कि यदि मनुष्य ना भी बनूं तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, अच्छा ही है कि मैं पक्षी बन जाऊं। कम से कम पक्षियों में ये द्वेष, बैर, नफरत की भावना तो नहीं है, पक्षी स्वार्थी तो नहीं है, मनुष्य होकर मनुष्यता नहीं है, मानव होकर मानवता का धर्म का पालन नहीं किया जा रहा, अपने ही पैरों के तले रौंदा जा रहा है मानवता को। तो इससे तो अच्छा है कि मैं पक्षी ही बन जाऊं, लेकिन हर हाल में कवि बंगाल भूमि में ही जन्म लेना चाहते हैं। नेक्स्ट है, खेत हैं जहां धान के, बहती नदी के किनारे फिर आऊंगा लौटकर एक दिन बंगाल में। पूरा विश्वास है उन्हें कि देखना मैं आऊंगा जरूर बंगाल की भूमि में ही लौटकर, चाहे कोई भी जन्म लूंगा मैं, मनुष्य ना मिले कोई बात नहीं, कौआ तो बनूंगा, उल्लू तो बनूंगा, हंस तो बनूंगा, कुछ भी हो, लेकिन मैं आऊंगा तो बंगाल भूमि में ही। प्रस्तुत व्याख्या या प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक से उद्धृत हैं। इस अंश से पता चलता है कि कवि अगले जन्म में भी अपनी मातृभूमि बंगाल में ही जन्म लेना चाहते हैं।
प्रस्तुत पद्यांश में कवि की मातृभूमि के प्रति उनका प्रेम दिखाई पड़ता है, अत्यधिक प्रेम, अनूठा प्रेम, अनन्य प्रेम। कवि बंगाल के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ वहां के खेतों में उगने वाली धान की फसलों का मनोहर चित्र खींचता है। खेत हैं जहां धान के बहती नदी के किनारे, फिर आऊंगा लौटकर एक दिन बंगाल में, यही उन्होंने बताया है। आगे कवि कहते हैं कि जिस बंगाल के खेतों में लहलहाती हुई धान की फसलें हैं, वहां मैं लौट कर आना चाहता हूं, जहां कल कल करती हुई नदियां अनायास ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। और अब मैं यही जन्म लेना चाहता हूं, किसी भी जन्म में मुझे कोई भी रूप मिल जाए, लेकिन मैं अपनी बंगाल भूमि में ही रहना चाहता हूं। यह स्पष्ट है कि कवि अपनी भावना को स्वच्छंद रूप से प्रकट करते हैं और ये बताना चाहते हैं कि वो हर स्थिति में, हर जन्म में, चाहे उन्हें जन्म मनुष्य का मिले, पशु का मिले, पक्षी का मिले, पत्थर का मिले, नदियाँ, कुछ भी बने, बस वो अपनी बंगाल भूमि में ही लौटकर आना चाहते हैं। ठीक है, समझ में आए सभी प्रश्न? बिल्कुल आए होंगे। तो इसी तरह से हर एक पाठ के, हर एक कविता के प्रश्न अभ्यास भी हम करेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न भी करेंगे और आपके हर एक पूछे गए प्रश्नों का जवाब भी हम देंगे, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए है, जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन के साथ साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप जैसे होनहार स्टूडेंट्स को 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, करता रहेगा। इसलिए शिक्षा से या पैसे के डर से हो जाइए बेफिक्र, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स है जो सदा के लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आप बस बने रहना, हर एक वीडियो को देखते रहना। जिस भी विषय का वीडियो देखना है, जैसे मान लीजिए आपको हिंदी मीडियम में देखना है, तो जस्ट टाइप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, गणित विज्ञान हिंदी, जो भी आपको देखना है। अब आप जाएंगे प्लेलिस्ट पर, जो भी विषय चूज करना है जस्ट आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे हिंदी का करना है आपको, तो उसमें आप ये भी देख लीजिए क्या देखना है, काव्यखंड, गद्यखंड, पाठ्यक्रम, जो भी आप क्लिक करोगे वीडियो जाएगा। मान लीजिए मैं एक उदाहरण बता देती हूँ, पाठ्यक्रम। ठीक है, पाठ्यक्रम का वीडियो आ गया, बिल्कुल लाली मैडम शुरू हो जाएंगे, आप जैसा जैसा कहेंगे वो आपको बताती रहेंगी। आपके प्रश्न जो भी उपज रहे होंगे, सभी प्रश्नों का जवाब देंगी इस वीडियो में, तो ध्यान से देखना, समझ में भी आएगा। दोनों पाठ्य पुस्तक की संपूर्ण जानकारी है, साथ ही साथ काव्यखंड, गद्यखंड में कितने चैप्टर्स हैं, उनमें क्या दिया है, शॉर्ट इंट्रोडक्शन भी इस वीडियो में। पसंद भी आएगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो जब भी रिलीज हो आपके पास नोटिफिकेशंस आ जाएं और आप सही समय पर उन वीडियोस का लाभ ले सकें। अधिक से अधिक शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि सभी को बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त हो सके। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।